हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमके क्लासेस। स्वागत है आपका मेरे सेशन स्टडी वॉर में। आज की क्लास से हम 9th क्लास के सिलेबस में जो फिजिक्स है उसका चैप्टर 3 यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल नाम का चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर एंड तक। देखिए, तो सबसे पहले जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण, हिंदी में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो पहले तो ये जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे कि हम लोग जैसे ही ये नाम सुनते हैं ग्रेविटेशन, तो हमारे मन में ये ख्याल आता है सबसे पहले कि ग्रेविटेशन जो आइजैक न्यूटन थे उनके द्वारा डिस्कवर किया गया था। और कैसे डिस्कवर किया गया था ये आप लोगों ने ज़्यादातर सुना ही होगा। वो एक एप्पल ट्री यानी सेब के पेड़ के नीचे वो बैठे थे, उनके सिर पर एक एप्पल फॉल डाउन होकर मतलब पेड़ से टूट कर गिरा उनके सिर पर। तो उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो उन्होंने उसी पे थोड़ी सी स्टडी करके ये बता दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। पर अगर आप इसको ध्यान से सोचें तो क्या आपको लगता है कि ऐसा हुआ होगा कि एप्पल गिरा उनके सिर पर और एकदम से उनके दिमाग में ये ख्याल आ गया कि अरे ये ऊपर क्यों नहीं गिरा, नीचे गिरा, और ऐसी ही खोज हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स की? तो ऐसा नहीं है। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ये आज से लगभग 500 यानी कि 500 ईयर्स पहले से ही लोगों के दिमाग में ख्याल था। तो अगर आप जानते हो, एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो गैलीली, जिनका नाम था, वो 1546 यानी सन 1546 के वो साइंटिस्ट थे। उनकी ईयर ऑफ बर्थ है वो। तो उन्होंने अपना ये जो मतलब उन्होंने बहुत सारी डिस्कवर की थी। वो ज़्यादातर मतलब टेलीस्कोपिक स्टडी करते थे, ज़्यादातर स्काई में वो देखते रहते थे। लेकिन उनका भी एक अधूरा ही ये प्रोजेक्ट था ग्रेविटेशन वाला। उस टाइम तो किसी को पता नहीं था ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका नाम ये न्यूटन ने ही दिया है, इसलिए हम कहते हैं कि उन्होंने डिस्कवर किया। लेकिन गैलीलियो गैलीली भी, उन्होंने भी ये कह दिया था कि जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट या बॉडीज़, अगर वो गिरते हैं तो वो उनकी जो एक्सेलरेशन होगी वो सेम होगी। तो उन्होंने ये बता दिया था, लेकिन ये प्रूफ नहीं हो पाया था उस टाइम, तो ये उनका अधूरा प्रोजेक्ट रह गया था। इसके बाद फिर 1647 में आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में स्टडी करी। और ये बात सही है कि वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था कि केवल बैठे ही थे और एप्पल गिरने की वजह से उनके दिमाग में ख्याल आया। वो पहले से ही इसके बारे में सोच रहे थे, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे। इसी में वो डीप मतलब सोचते रहते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट हो, वो फॉल डाउन हो रहा हो, उसके ऊपर कोई ना कोई तो फोर्स लग रहा होगा। तो वो यही सोच रहे थे। फिर वो एप्पल उनके सिर पर जब गिरा तो उनके दिमाग में और फिर से ख्याल आ गया, क्योंकि वो इसी तरह से सोच रहे थे। तो उन्हें और कंफर्म हो गया कि अरे ये एप्पल अब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर गिर सकता था। तो फिर वो और ज़्यादा फिर वो स्टडी करे। तो इस तरह से यानी कि पहले से ही लोगों के दिमाग में ये ख्याल था कि कोई फोर्स होता है जो कि चीज़ों को या ऑब्जेक्ट या बॉडी को धरती की तरफ यानी अर्थ की तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, खींचता है। फिर इसके बाद आइजैक न्यूटन ने इस पर स्टडी करके उसका नाम दिया ग्रेविटेशन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम शॉर्ट में ग्रेविटी भी कहते हैं। तो इस तरह से ग्रेविटी की डिस्कवरी होती है 1647 में, सन 1647 में आइजैक न्यूटन के द्वारा। तो इसकी डेफिनेशन है यहाँ पर, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स, द फोर्स विथ विच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। तो ये जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि कोई मतलब पूरा यूनिवर्स है, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट अगर हम ले लें तो वो दोनों ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कोई एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, वो दूसरा है वो एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों आपस में अट्रैक्शन फोर्स जनरेट कर देंगे। और इसी अट्रैक्शन फोर्स को यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से या नहीं तो शॉर्ट में ग्रेविटी के नाम से जाना जाता है। तो यही डेफिनेशन या यही जो पूरा सेंटेंस है यही आइजैक न्यूटन के द्वारा भी डिस्क्राइब किया गया था। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर दो बॉडीज़ हैं, उनका अगर मास स्मॉल है यानी उनका जो वज़न है, उनका जो भार है, उनका जो मास है, अगर वो स्मॉल है यानी कम है, छोटा है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी बहुत छोटा रहेगा उनके बीच में। और अगर वो दो बॉडियों के बीच में अगर मास बड़ा रहेगा, बिग रहेगा, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा उन दोनों के बीच में वो भी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये आइजैक न्यूटन ने पहले बताया था, देख सकते हैं आप। फिर ये जो ग्रेविटेशनल वाली जो बात थी ग्रेविटेशन की फोर्स की, ये कि उन्होंने कहा था कि दो मास होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ये यूनिवर्स के लिए उन्होंने कहा था कि यूनिवर्स में अट्रैक्ट करते हैं, सारे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो। तो फिर इसी के लिए ग्रेविटेशन पर यूनिवर्सल लॉ बनाया गया। तो यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन का होता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका मतलब ये हुआ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब ये है कि पूरे यूनिवर्स में लगने वाला लॉ। यूनिवर्सल मतलब यही होता है कि वो पूरे यूनिवर्स में लागू हो। तो एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
वो ये है कि कोई भी बॉडी हो यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं एक सर्टेन फोर्स के द्वारा, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मास से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर अगर कर दें। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है, सपोज कर लें कि ये m1 यानी a नाम का ऑब्जेक्ट या बॉडी, m1 मास है इसके पास, और एक b नाम का ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, फिर इसके बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है वो हम कैसे प्रूव करें तो वो अभी हम देखने वाले हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही है, दो ऑब्जेक्ट कोई भी यूनिवर्स में, दो बॉडी या ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वो जो फोर्स होता है उनके मासेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनकी जो डिस्टेंस उसका अगर स्क्वायर कर दें यानी इस आर का स्क्वायर कर दें तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देख सकते हैं। चलिए अब ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना देखते हैं। देखिए तो अभी हमने यहाँ पर एक फिगर देखा था जिसमें हम लोगों ने लिया था दो ऑब्जेक्ट ए और बी जिनका हमने मास m1 और m2 लिया था, उनके बीच की डिस्टेंस r ली थी और जो फोर्स लग रहा था उसे हमने यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को f ले लिया है। तो हमें इसी से ड्राइव करना है फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। तो देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर पहली कंडीशन देखी है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2 यानी कि मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरी हमने यहाँ पर कंडीशन देखी कि f जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली में 1/, आ जाता है और रेडियस का अगर हम स्क्वायर कर दें यानी डिस्टेंस का स्क्वायर कर दें, r हमने यहाँ पर डिस्टेंस ले लिया है, रेडियस भी कह सकते हैं, तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया डिस्टेंस का तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तब यहाँ पर हमें एक ये वैल्यू पता चल गई, एक वैल्यू पता चल गई। तो अगर हम इसको मान लें इक्वेशन 1, इसे मान लें इक्वेशन 2 और इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो यहाँ पर हम लिखें बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हमें यहाँ पर दो f हैं यानी कि दोनों बार f है तो f के प्रोपोर्शनल में ये है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ये है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये पूरा प्रोपोर्शनल में आ जाएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये आ जाएगा पूरा, इसके साथ ये आ गया और इसके साथ 1/r स्क्वायर का, तो 1 में इसका 2 हो जाएगा तो m1 m2 अपॉन r स्क्वायर ये आ जाएगा। तो अब जैसा कि हमें पता है कि जब भी हमें ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाना पड़ता है तो इसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो अब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं ग्रेविटेशन के लिए, तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटके जब इक्वल लगेगा तो इसके साथ एक कांस्टेंट आता है कैपिटल G, यानी कैपिटल G लेटर से शो करते हैं, इसे सिंबल होता है उसका, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जैसे हम यहाँ पर लिखें अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इसका G आ जाएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में ही रहेगा। तो ये आ जाता है एक कांस्टेंट जिसे कहते हैं हम ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अगर हमें इसके लिए फॉर्मूला निकालना तो हम इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला बन जाता है G इज टू F, यहाँ पर आ जाएगा, फिर r के साथ ये इंटू में हो जाएगा इंटू r स्क्वायर और अपॉन में m1 m2, यहाँ पर इंटू में थे तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएंगे m1 इंटू m2। तो ये आ जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए ये फार्मूला। अब यहाँ पर बात आई कि अगर हम इसकी यूनिट के बारे में बात करें तब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम इसकी SI यूनिट देखें तो SI यूनिट ऑफ G, यानी अगर हम G की अगर SI यूनिट देखेंगे तो ये आ जाएगी, हम यहाँ यहीं से निकाल सकते हैं। F की यूनिट होती है न्यूटन और R यानी डिस्टेंस S की यूनिट होती है मीटर, स्क्वायर लगा हुआ है तो मीटर स्क्वायर अपॉन यहाँ पर एक मास है, यहाँ पर एक मास है, kg 2 kg हो गए, kg इंटू kg तो kg स्क्वायर, तो kg स्क्वायर, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं G इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg स्क्वायर। तो वही डिवाइड का साइन हटा के इस तरह का ये साइन आ गया, तो ये भी डिवाइड का ही मतलब होता है, इसे हम पर कहते हैं। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर ये आ जाती है इसकी SI यूनिट। अब अगर हम CGS में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसे CGS में भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसकी CGS यूनिट बतानी है कि CGS में इसे कन्वर्ट करके क्या होगा। और मेन होता है SI यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला। तो अब हम देखते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला। देखिए तो डायमेंशनल फार्मूला अगर हम देखें G का ऑफ G, तो डायमेंशनल फार्मूला अगर हम G का देखेंगे तो हम ये निकालते हैं इसके फार्मूले से। तो फार्मूले में सबसे पहले यहाँ पर F है,
फिर आर स्क्वायर, फिर M1 M2, इन सब का अब हमें डायमेंशनल फार्मूला चाहिए पड़ेगा। तो फोर्स का सबसे पहले तो डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT - 2, ये होता है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। ये कैसे आया ये मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आर यानी डिस्टेंस, और डिस्टेंस यानी कि लेंथ L, ऐसा यूनिट में लेना है हमें। और L के ऊपर स्क्वायर है, मतलब R के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पर L के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया L के ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड में हम देखेंगे। फिर यहाँ पर M1 M2 ये दोनों मास हैं। मास यानी कि M हम लेते हैं, कैपिटल M, तो M इंटू M, दो हैं इसलिए हमने 2 बार M इंटू M ले लिया। अब हम इसे अगर सॉल्व करें तो ये 1 M से तो 1 M कट हो जाएगा। फिर यहाँ पर बचेगा 1 M, तो ये यहाँ पर इसके इन्वर्स में है। इन्वर्स में होता है तो ऊपर जाके ये -1 इसके ऊपर पावर आ जाती है, तो ये आ जाएगा M - 1, ये आ जाएगा। फिर इसके ऊपर L 1 है और यहाँ पर 2 हैं, तो 2L के साथ 1 L कैंसिल हो जाएगा, तो L 3 हो जाएंगे, यानी कि L की पावर 3। पर T की पावर -2 थी, तो T का कुछ हुआ नहीं है, तो इसलिए ये एज इट इज़ T की पावर -2 ये आ जाएगा। और फिर हम इसके आगे यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये हो जाता है डायमेंशनल फार्मूला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, यानी कि G का। तो ये इसकी ऐसा यूनिट है, इसका डायमेंशनल फार्मूला, और ये फार्मूला देख सकते हैं यहाँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्द से जल्द प्रेस करें, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है ये बताने वाला हूँ। और इस फार्मूले पर बेस्ड और इस फार्मूले पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे, तो वो आपको सबसे पहले मिल सके वो वीडियो। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।